गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। स्टूडेंट, जैसा हमने एग्रीकल्चर केमिस्ट्री की जो हमारा 12वां चैप्टर था उसका फर्स्ट पार्ट हमने पढ़ लिया है। यदि अभी तक आपने पहले पार्ट की हमारी वीडियो नहीं देखी है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक है, आप हमारे चैनल पर डायरेक्ट जाकर के भी उसको देख सकते हो। और आज जो हम डिस्कस करेंगे वो हम 12वें चैप्टर का दूसरा पार्ट डिस्कस करेंगे। मैंने बताया था पहली क्लास में आपको सबसे इंपोर्टेंट आपका चैप्टर है, सबसे ज्यादा प्रश्न आपको इसी चैप्टर से पूछे जाते हैं। तो आज हम दूसरी क्लासेस की पढ़ रहे हैं, काफी इंपोर्टेंट है और बिल्कुल समझ में आएगी। क्लास देखने के बाद में ही आपका जो पूरा मैटर है वो क्लियर हो जाएगा। तो चलिए स्टूडेंट्स, वीडियो को शुरू करते हैं। और स्टूडेंट्स, कल जो लास्ट हमारी क्लास हुई थी उस क्लास में हमने क्या क्या पढ़ लिया एक बार मैं आपको बता दूं। लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया दूध क्या है, दूध की विशेषता क्या क्या होती हैं और दूध का संगठन क्या क्या है, ये चीजें हमने पढ़ ली। अब हम यहाँ जो डिस्कस कर रहे हैं वो हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे दूध के संगठन को प्रभावित करने वाले कारक। संगठन पढ़ लिया। अब आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि दूध के संगठन को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं। अब कौन कौन से कारक हैं, आपसे केवल नाम पूछा जाएगा कि दूध के संगठन को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं। तो अगर मैं कारकों की बात करूं, सबसे पहले तो हम लोग नोट कर सकते हैं, एक तो सबसे प्रमुख जो कारक है वो क्या है, पशु की जाति है। पशु की जाति मैं आपको बता दूं, आपको भी पता होगा, गाय के दूध का संगठन अलग होता है, भैंस के दूध का संगठन अलग होता है, भेड़ के दूध का संगठन अलग होता है। तो कह सकते हैं कि पशु की जाति क्या करती है, दूध के संगठन को प्रभावित करती है। दूसरी अगर मैं वही बात करूं, पशु की जाति के अलावा क्या आएगा, पशु की किस्म यानी नस्ल। पशु की नस्ल आप लोगों ने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा हो तो मैं बता दूं। जैसे अगर हम भैंस की बात करें तो भैंस की मुर्रा जो भैंस है उसके दूध में कितनी वसा होती है, 7%। लेकिन भदावरी जो भैंस है उसके दूध में कितनी वसा होती है, 13%। दोनों के दूध के संगठन में अंतर हुआ तो हम कह सकते हैं कि जो पशु की नस्ल है वो भी क्या करती है, संगठन को प्रभावित करती है। नेक्स्ट में तीसरी बात करूं, पशु आहार। पशु आहार भी क्या करेगा, दूध के संगठन को प्रभावित करेगा, जो हम पशुओं को खिलाते हैं। नेक्स्ट में अगर बात करूं, मौसम। मौसम क्या करता है, दूध के संगठन को प्रभावित करता है। नेक्स्ट में अगर बात करूं, ब्यात की अवस्था, ये भी क्या करती है, दूध के संगठन को प्रभावित करती है। ब्यात की अवस्था ये भी क्या करेगी, दूध के संगठन को प्रभावित करेगी। उसके बाद में अगर बात करूं, आवास, जो पशु आवास है, आवास वो भी क्या करता है, दूध के संगठन को प्रभावित करता है। ये सारे कारक हैं जो दूध के संगठन को प्रभावित करते हैं। आपसे प्रश्न आएगा कैसे, जनरली इतना सा प्रश्न आएगा कि निम्न में से दूध के संगठन को प्रभावित करने वाला कारक है। तो आप लोग कुछ मत सोचना, उपयुक्त सभी वाला ऑप्शन आएगा, जाते ही आपको उपयुक्त सभी वाला ऑप्शन सही करना है अगर ये क्वेश्चन आपको आ गया। अगर लिखने को पूछा जाए कि कौन कौन से कारक दूध के संगठन को प्रभावित करते हैं तो आपको 3 कारक लिखने होंगे। 3 कारकों में आप कोई से भी कारक यहां से लिख सकते हो। एक प्रश्न आपको और पूछा जाता है, किस माह में पशु के दूध में वसा ज्यादा पाई जाती है। अगर मैं वसा की मात्रा की बात करूं तो किस माह में ज्यादा होती है नवंबर माह में। आपके एनसीईआरटी में क्वेश्चन भी दिया हुआ है कि कौन सी महीने में पशुओं के दूध में जो वसा है उसकी मात्रा ज्यादा होती है। तो कौन सा महीना है, वो महीना है आपका नवंबर। नवंबर के महीने में पशुओं के दूध में वसा की मात्रा ज्यादा पाई जाती है। ये सारे क्वेश्चन आपको कहां से आएंगे, दूध के संगठन को प्रभावित करने वाले कारक। अब मैं थोड़ा सा एक छोटा सा पॉइंट और बता दूं, आपको एक पॉइंट और पूछा जाता है। वो पॉइंट क्या है, आप लोग साथ साथ नोट्स बना सकते हैं, ठीक है। अगला पॉइंट है हमारा, दूध में कैसीन की उपयोगिता। क्या आता है, दूध में कैसीन की उपयोगिता। ये काफी इंपोर्टेंट है, आपसे डायरेक्टली प्रश्न पूछेगा कि दूध में कैसीन की उपयोगिता लिखिए और आपको 1.5 नंबर का प्रश्न आएगा। 3 पॉइंट आपको लिखने होंगे, दूध में कैसीन के क्या फायदे। अगर हम कैसीन की उपयोगिता की बात करें तो जनरली आप लोग लिख सकते हो, एक तो कॉमन पॉइंट, कैसीन क्या है, दूध में सबसे ज्यादा मात्रा में पाई जाने वाली प्रोटीन है। तो हम सबसे पहले तो ये कह सकते हैं कि यह दूध में सर्वाधिक पाई जाने वाली प्रोटीन है। यह क्या है, दूध में सर्वाधिक पाई जाने वाली प्रोटीन है। पहली बात क्या हो गई,
जो कैसीन है वो दूध में सर्वाधिक पाई जाने वाली प्रोटीन है। दूसरी बात हमारी क्या होगी, ये जो है इसमें क्या पाए जाते हैं, इसमें सभी एमिनो अम्ल पाए जाते हैं। इस प्रोटीन में क्या है, इसमें सभी अमीनो अम्ल पाए जाते हैं। क्या है इसमें, सभी अमीनो अम्ल हैं। तीसरी में अगर बात करूं, ये क्या होती है, ये सर्वाधिक पाचनशील होती है। ये जो प्रोटीन है इसका लगभग 98% भाग क्या होता है, पाचनशील होता है। तो हम लिख सकते हैं कि यह सबसे ज्यादा क्या होती है, पाचनशील होती है। ये आपके तीन क्या हो गए, ये आपके तीन इसके इंपोर्टेंस हो गए। आपको तीन लाभ लिखने हैं, तीन उपयोगिता लिखनी है। सबसे पहले सर्वाधिक पाई जाने वाली प्रोटीन है, ये इसमें सबसे अमीनो अम्ल पाए जाते हैं। सर्वाधिक यानी 98% भाग इसका कैसा होता है, पाचनशील होता है। आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, दूध में कैसीन की उपयोगिता लिखिए। तो मैंने बताया था प्रोटीन कई प्रकार की होती है दूध में, उनमें से एक कैसीन भी होती है जिसकी उपयोगिता सबसे ज्यादा है। ऐसे ही तुम्हें क्वेश्चन आता है खनिज पदार्थों की उपयोगिता लिखिए, लैक्टोज की उपयोगिता लिखिए। तो लैक्टोज खनिज पदार्थ वसा, किसी की भी आपसे उपयोगिता पूछी जाए उनसे हमें क्या प्राप्त होती है, ऊर्जा प्राप्त होती है। उनसे हमें क्या प्राप्त होता है, उनसे हमें ऊर्जा की प्राप्त होती है और वो हमारे शरीर में क्षतिपूर्ति के लिए आवश्यक होती है। बाकी ये मोस्ट था, तो ये मैंने आपको अलग से करवा दिया। अब हम थोड़ा सा आगे चले इस चैप्टर में, तो नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है इस चैप्टर का वो देख लेते हैं। अगला पॉइंट है हमारा दूध के प्रकार। ये काफी इंपोर्टेंट है, आप लोगों को याद नहीं होते दूध के प्रकार, लेकिन बहुत सिंपल है, ज्यादा हमें गणित लगाना नहीं है, बहुत सिंपल है। प्रश्न क्या है हमारा, दूध के प्रकार हमें जानने कि दूध कितने प्रकार का होता है। बेसिकली मैं पहले नाम लिख देता हूं, दूध के कम से कम आपके 8 या 9 प्रकार हैं जो आपके एग्जाम में आपको आएंगे। अब कौन कौन से प्रकार हमें पढ़ने हैं, सबसे पहले मैं अगर बात करूं, चलिए नंबर फर्स्ट, एक तो आता है हमारा विपणित दूध। क्या आता है, विपणित दूध। मैं अभी बताऊंगा, पहले नाम लिख देता हूं आपको। दूसरा जो हमारा आता है वो आता है संपूर्ण दूध, संपूर्ण दूध। तीसरी अगर मैं बात करूं, तीसरा हमारा आता है मानकीकृत दूध, मानकीकृत दूध। चौथी अगर मैं बात करूं तो चौथा हमारा क्या आएगा, सेपरेटा दूध, सेपरेटा दूध। पांचवी में अगर बात करूं तो पांचवा हमारा आता है टोड दूध। छठवीं अगर मैं बात करूं तो हमारा आता है डबल टोड दूध, डबल टोड दूध। सातवीं में अगर बात करूं तो क्या आता है, पुनः रचित दूध, पुनः रचित दूध। और आठवीं में अगर बात करूं तो कौन सा आता है, ये आता है हमारा पूरित दूध, पूरित दूध। यानी लगभग 8 प्रकार के जो दूध हैं वो हमारी एनसीईआरटी में दिए हुए हैं, हमें पढ़ने। अब अगर मैं सभी को अलग अलग बताता तो आपको समझ में नहीं आते, लेकिन अभी आपका बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले मैं अगर बात करूं मानकीकृत दूध क्या है, विपणित दूध सबसे पहले लेते हैं। विपणित दूध क्या है, तो विपणित दूध वह दूध है जो बाजार में बिक्री हेतु उपलब्ध होता है, बाजार में बिक्री हेतु उपलब्ध, बिक्री हेतु उपलब्ध दूध क्या कहलाता है, वो कहलाएगा आपका विपणित दूध। आपसे प्रश्न पूछा जाए विपणित दूध क्या है, तो आप लोग लिखोगे वह दूध जो बाजार में बिक्री हेतु उपलब्ध होता है, क्या कहलाता है, वो विपणित दूध कहलाता है। जैसे मान लो हमारे घर में 4 भैंस हैं, अब ऐसा तो नहीं है कि हम 4 भैंस का दूध अपने घर में यूज कर लें, नहीं कर सकते। एक का हम यूज कर लेंगे, 3 भैंसों का दूध तो हम बाजार में बेचेंगे, बाजार में बेचने ही जाएंगे। तो जो बाजार में हम दूध बेचने जाएंगे उस दूध को क्या बोलेंगे, उस दूध को बोला जाएगा विपणित दूध। वह दूध जो बाजार में बिक्री हेतु उपलब्ध होता है वो विपणित दूध कहलाता है। ठीक है, पहला क्लियर। दूसरा क्या है, संपूर्ण दूध। अब संपूर्ण का मतलब क्या होता है, संपूर्ण का मतलब होता है पूरा। संपूर्ण का मतलब क्या हुआ, पूरा। यानी मान लो हमने पशु से ताजा दूध निकाला और उस दूध के संगठन में हमने कोई बदलाव नहीं किया, तो उस ताजे निकाले गए दूध को
क्या कहा जाएगा? संपूर्ण दूध कहा जाएगा, जिसको हम कहते हैं होल मिल्क। यानी मैं कह सकता हूं वह दूध जिसके संगठन में, वह दूध जिसके संगठन में कोई परिवर्तन नहीं हुआ हो, जिसके संगठन में कोई परिवर्तन नहीं हुआ हो, नहीं हुआ हो, क्या कहलाएगा? वो दूध कहलाएगा आपका संपूर्ण दूध। जो पशुओं से हम ताजा दूध प्राप्त करते हैं, वो ताजा दूध क्या है? वो संपूर्ण दूध है, क्योंकि उसके संगठन में हमने कोई परिवर्तन नहीं किया। फिर बाद में हम उसमें पानी मिलाएं, कुछ भी मिलाएं, वो बात अलग है, लेकिन जब हमने प्राप्त किया तब वो क्या था? तब वो संपूर्ण दूध था। इसके बाद में अगर बात करूं मानकीकृत दूध, अब ये इंपोर्टेंट भी है, आपसे पूछा भी जाता है एग्जाम में। अगर मैं मानकीकृत दूध की बात करूं तो ये भी क्या है? बाजार में बिक्री हेतु उपलब्ध दूध है, लेकिन इसमें दो शर्तें हैं। एक तो इसमें न्यूनतम जो वसा होती है, ध्यान रखना काफी इंपोर्टेंट है, आपसे अलग से भी प्रश्न पूछा जाता है। इसमें न्यूनतम वसा कितनी होगी? 4.5%। और इसका जो SNF है, SNF का मतलब हुआ वसा रहित ठोस पदार्थ, सॉलिड नॉट फैट, वो कितना होगा? 8.5 होगा। यानी मैं कह सकता हूं बाजार में बिक्री हेतु उपलब्ध वह दूध जिसमें न्यूनतम वसा 4.5% और SNF 8.5% होता है, उसे हम क्या बोलते हैं? उसे बोला जाता है मानकीकृत दूध। बाजार में यह भी उपलब्ध है, बाजार में यह भी उपलब्ध है, लेकिन इसमें कोई शर्त नहीं है। इसमें शर्त यह है कि न्यूनतम वसा 4.5% होगी, SNF 8.5% होगा। आपसे एक नंबर का छोटा प्रश्न भी पूछा जा सकता है। डायरेक्टली प्रश्न पूछेगा कि मानकीकृत दूध में न्यूनतम वसा की मात्रा कितनी होनी चाहिए? तो 4.5%। मानकीकृत दूध का SNF कितना होना चाहिए? तो 8.5%। ठीक है। आगे अगर मैं बात करूं तो अगला दूध कौन सा है? अगला अपना प्रकार है सेपरेटा दूध। ये आप सब लोग जानते होंगे। जब दूध से हम क्रीम अलग करते हैं, दूध से क्रीम अलग करते हैं, तो क्रीम अलग करने के बाद में जो दूध शेष बचता है, उस दूध को क्या कहा जाता है? सेपरेटा दूध कहा जाता है। यानी मैं यहां कह सकता हूं दूध से क्रीम निकालने के बाद शेष दूध, जो शेष दूध बचता है वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है आपका सेपरेटा दूध। डायरेक्टली सवाल आएगा, दूध से क्रीम अलग करने के बाद प्राप्त शेष दूध को क्या कहा जाता है? तो उसको क्या कहेंगे अपन? सेपरेटा दूध कहेंगे। इसके बाद आता है टोर दूध और डबल टोर दूध। ये बिल्कुल सिंपल है, मैं आपको बता दूं टोर दूध डबल टोर दूध क्या है। जब हम दूध में, जो हमारा दूध है, उस दूध में हम जल मिला लें, उस दूध में हम क्या मिला लें? सेपरेटा मिला लें, और उस दूध में हम क्या मिला लें? पाउडर मिला लें। तो जब दूध में जल, सेपरेटा और पाउडर मिलाया जाता है, उससे जो दूध तैयार किया जाता है उसे हम क्या बोलते हैं? टोर दूध अथवा डबल टोर दूध बोलते हैं। अब टोर और डबल टोर दोनों में अंतर क्या है? वो क्वेश्चन भी आपको आता है, समझ लेना। अगर मैं बात करूं टोर दूध की, तो ध्यान रखना टोर दूध में जो वसा होती है वो कितनी होगी? 3%। और जो SNF होगा वो कितना होगा? 8.5% होगा। आपसे प्रश्न भी पूछाएगा कि टोर दूध में वसा तो 3%, टोर दूध का SNF 8.5%। अब मैं अगर बात करूं यहाँ डबल टोर की, डबल टोर, अब डबल टोर में जो वसा होगी वो कितनी होगी? 1.5%। और इसका जो SNF होगा वो कितना होगा? 9% होगा। ये दोनों ही प्रश्न आपको पूछे जाते हैं, डायरेक्टली सवाल आता है। ये सुपरवाइजर में भी आएगा, जेट में भी आएगा, 12th में भी आएगा, सब जगह सवाल आपको पूछा जाएगा कि टोर दूध में कितनी वसा होती है? तो टोर दूध में 3%। डबल टोर दूध में कितनी वसा होती है? तो 1.5%। टोर दूध का SNF कितना होता है? तो 8.5%। डबल टोर दूध का SNF कितना होता है? तो कितना होगा? 9%। या फिर आपसे पूछ लेगा टोर दूध किसे कहते हैं या डबल टोर दूध किसे कहते हैं, तो हमारा आंसर एक ही होगा कि जब हम दूध में जल, सेपरेटा अथवा पाउडर मिला करके नया दूध तैयार करते हैं तो वो क्या कहलाता है? वो हमारा टोर दूध कहलाता है।
इसके बाद में नेक्स्ट आता है हमारा पुनः रचित दूध। अब पुनः रचित का मतलब क्या हुआ, नाम से ही स्पष्ट हो रहा है। पुनः का मतलब क्या हुआ, द्वारा, द्वारा बनाया गया दूध। पहले हमने दूध से क्या बनाया, पाउडर, फिर हमने पाउडर को पानी में घोला और द्वारा से क्या बना लिया, दूध बना लिया। तो मैं कह सकता हूं कि वह दूध जो पाउडर द्वारा तैयार किया जाता है, वह दूध जो पाउडर द्वारा तैयार किया जाता है, क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा आपका पुनः रचित दूध। डायरेक्टली सवाल आएगा पुनः रचित दूध क्या है, तो वह दूध जो पाउडर के द्वारा तैयार किया जाता है क्या कहलाता है, पुनः रचित दूध कहलाता है। नेक्स्ट में अगर बात करूं, अगला क्या है, पूरित दूध। पूरित का मतलब क्या हुआ, पूरित का मतलब हुआ पूर्ति की गई। पूरित का मतलब क्या हुआ, पूर्ति की गई। मैं कह सकता हूं कि वह दूध जिसमें वसा की पूर्ति, वसा की पूर्ति कृत्रिम रूप से की जाती है, वह दूध जिसमें वसा की पूर्ति कृत्रिम रूप से की जाती है, की जाती है, क्या कहलाता है, वो कहलाएगा आपका पूरित दूध। आपसे प्रश्न पूछा है पूरित दूध क्या है, तो वह दूध जिसमें वसा की पूर्ति कृत्रिम रूप से की जाती है, पूरित दूध कहलाता है। यह आपके दूध के 8 प्रकार होंगे, बहुत सिंपल है। विपणित दूध जो बाजार में बिक्री हेतु उपलब्ध होता है, संपूर्ण दूध जो ताजा पशुओं से प्राप्त होता है जिसकी संगठन में कोई भी परिवर्तन नहीं होता, मानकीकृत दूध बाजार में बिक्री हेतु उपलब्ध वह दूध जिसमें न्यूनतम वसा 4.5%, एसएनएफ 8.5% होता है, सेपरेटा दूध दूध से क्रीम निकालने के बाद बचा हुआ शेष दूध, टोर दूध और डबल टोर दूध क्या है, प्राकृतिक दूध में पानी, सेपरेटा और पाउडर मिलाकर के जो दूध तैयार किया जाता है वो क्या कहलाएगा, वो आपका टोर दूध कहलाएगा। पुनर्रचित दूध जो पाउडर के द्वारा बनाया जाता है। पूरित दूध जब दूध में वसा की पूर्ति कृत्रिम रूप से की जाती है तो उसे पूरित दूध कहा जाता है। यह आपके दूध के प्रकार हो गए। 101% आपको एग्जाम में क्वेश्चन यहां से इस टॉपिक से पूछा जाता है। थोड़ा सा नेक्स्ट टॉपिक को आगे बढ़ाएं। आगे जो हमारा पॉइंट है वो क्या है, अगला पॉइंट है प्राकृतिक एवं कृत्रिम दूध। आपसे डायरेक्टली सवाल पूछा जाता है प्राकृतिक और कृत्रिम दूध में अंतर लिखिए। डायरेक्टली सवाल क्या आएगा, प्राकृतिक दूध और कृत्रिम दूध में अंतर लिखिए। अब मैं प्राकृतिक दूध की बात करूं, एक में अगर बात करूं कृत्रिम दूध की, दोनों की बात कर लेते हैं। इस प्राकृतिक दूध का जो स्रोत है, ठीक है, हम बिल्कुल बेसिक से बात करेंगे दोनों की। प्राकृतिक दूध का जो स्रोत है, इसका स्रोत वो क्या है, पशु हैं। ये दूध हमें कहां से प्राप्त होता है, ये दूध तो हमें प्राप्त होता है पशुओं से, दिखाई नहीं दे रहा, चलिए। और इस दूध के अगर मैं स्रोत की बात करूं, ये दूध हमें कहां से प्राप्त होता है, अगर मैं इस दूध की बात करूं तो ये दूध हमें कहां से प्राप्त होगा, ये हम कृत्रिम रूप से बनाते हैं, कृत्रिम रूप से निर्मित। यानी मैं कह सकता हूं कि जो ये वाला दूध है ये तो हमें पशुओं से प्राकृतिक रूप से प्राप्त होता है और इसे कृत्रिम रूप से बनाया जाता है। दूसरा अंतर क्या होगा, ये जो दूध है इसका जो स्वाद होता है कैसा होगा, मीठा होगा। और इस दूध की बात करूं, इसका जो स्वाद होता है वो कैसा होता है, तीखा होता है। कैसा होगा, तीखा होगा। नेक्स्ट में अगर बात करें, इस दूध का जो रंग है वो कैसा होगा, सफेद। ये दूध सफेद रंग का होता है। और इस दूध के अगर मैं रंग की बात करूं, इसका रंग कैसा होगा, इसका रंग होगा हल्का पीला। इसका रंग कैसा होगा, हल्का पीला होगा। नेक्स्ट में बात करें, इस दूध का जो गाढ़ापन है, गाढ़ापन इसमें क्या होता है, अधिक होता है। प्राकृतिक दूध में गाढ़ापन अधिक होगा। और इसकी अगर मैं बात करूं तो इसमें जो गाढ़ापन है वो क्या होगा, कम होगा। नेक्स्ट में अगर बात करें, इस दूध से दुर्गंध नहीं आती है। इसकी अगर बात करें, इससे दुर्गंध नहीं आती है। इसकी अगर हम बात करें, इससे हमें क्या आती है, दुर्गंध आती है। इससे क्या आएगी, दुर्गंध आती है। नेक्स्ट में अगर बात करें, इसकी जो अम्लीयता है वो कम होती है। इसकी अम्लीयता क्या होगी, कम होगी।
कम। इसकी जो अम्लीयता है वो क्या होती है, वो ज्यादा होती है। इसकी अम्लीयता क्या होगी, इसकी अम्लीयता ज्यादा होती है। नेक्स्ट में अगर बात की इसकी जो विद्युत चालकता है वो कम होगी, विद्युत चालकता क्या होगी इसकी, कम। और इसकी जो विद्युत चालकता है, विद्युत चालकता वो क्या होगी, वो आपकी अधिक होगी। आपसे डायरेक्टली सवाल पूछा जाएगा कि प्राकृतिक दूध और कृत्रिम दूध में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो अब आपको पता चल गया प्राकृतिक दूध क्या है, जो प्राकृतिक रूप से पशुओं से प्राप्त होता है। कृत्रिम दूध क्या है, जिसको हम कृत्रिम रूप से बनाते हैं। अंतर दोनों में पता चल गया आपको, ये मीठा होता है, ये तीखा होता है। इसका रंग सफेद होगा, इसका रंग हल्का पीला होगा। इसमें गाढ़ापन अधिक होगा, इसमें गाढ़ापन कम होगा। इससे दुर्गंध नहीं आएगी, इससे दुर्गंध आएगी। इसमें अम्लीयता कम होगी, इसकी अम्लीयता ज्यादा होगी। इसकी विद्युत चालकता कम होगी, इसकी विद्युत चालकता ज्यादा होगी। यह मनुष्यों के लिए स्वास्थ्यवर्धक होगा और यह मनुष्यों के लिए हानिकारक होगा। ये दूध क्या होता है, ये जो कृत्रिम दूध है वो मनुष्यों के लिए हानिकारक होता है। तो ये पॉइंट भी आपका क्लियर हो गया, प्राकृतिक दूध और कृत्रिम दूध। अब थोड़ा और आगे चलें, चलिए भाई नेक्स्ट और चलते हैं। आगे जो अपना पॉइंट आता है वो क्या है, वो स्वच्छ दूध उत्पादन। काफी इंटरेस्टिंग पॉइंट है ये, स्वच्छ दूध उत्पादन। आपसे दो प्रकार के यहां पहले दूध पूछे जाते हैं। अब दो प्रकार के दूध कौन कौन से डिस्कस होते हैं हमसे, वो हम देखते हैं। एक तो हमारा आता है जनरली, अगर मैं बात करूं तो सुरक्षित दूध। क्या आता है, सुरक्षित दूध। और एक आपका आता है स्वच्छ दूध। आपको प्रश्न आ सकता है कि स्वच्छ दूध और सुरक्षित दूध में क्या अंतर है, स्वच्छ दूध और सुरक्षित दूध में क्या अंतर है। अब अगर मैं इन दोनों में अंतर की बात करूं तो क्या अंतर हो सकता है। सबसे पहले मैं अगर बात करूं सुरक्षित दूध, सुरक्षित दूध वह दूध है जो मनुष्यों पर हानिकारक नहीं होता, मनुष्यों के लिए हानिकारक नहीं होता, हानिकारक नहीं होता। हम कह सकते हैं कि ऐसा दूध जिसके कोई भी हानिकारक प्रभाव नहीं होते, उस दूध को क्या कहा जाता है, उस दूध को कहा जाता है सुरक्षित दूध। जैसे मान लो मैं कोई दूध लाया बाजार से, उस दूध को पी करके मुझे बीमारी हो गई, तो वो स्वच्छ दूध, वो सुरक्षित दूध नहीं है। सुरक्षित दूध कौन सा होगा, जिसका मुझे कोई भी हानिकारक प्रभाव नहीं हो। दूसरा क्या है, स्वच्छ दूध। अब स्वच्छ दूध क्या है, स्वच्छ दूध ऐसा दूध है जिसमें कोई भी अशुद्धि नहीं पाई जाती है, वह दूध इसमें कोई भी अशुद्धि नहीं पाई जाती है। ऐसा दूध जिसमें किसी भी प्रकार की अशुद्धि नहीं पाई जाती है, उसको क्या कहा जाएगा, उसको कहा जाएगा स्वच्छ दूध। दोनों का पता चल गया। स्वच्छ दूध क्या है, जिसमें कोई भी अशुद्धि नहीं होती है। सुरक्षित दूध क्या है, जो मनुष्यों के लिए हानिकारक नहीं होता, हमेशा फायदेमंद होता है। अब आगे हमें आता है कि दूध में कितनी प्रकार की अशुद्धियां पाई जाती हैं, और यहां से आपको प्रश्न कई बार एग्जाम में आया है। अगर मैं दूध में अशुद्धियों की बात करूं तो जनरली दो प्रकार की अशुद्धियां होती हैं। एक तो मैं अगर बात करूं भौतिक, भौतिक, और दूसरी में अगर बात करूं तो आंतरिक, आंतरिक। अब भौतिक का मतलब क्या है, ऐसी अशुद्धियां जो हमें आंखों से दिखाई देती हैं वो भौतिक होती हैं। आपसे प्रश्न आएगा दूध में पाई जाने वाली भौतिक अशुद्धियां कौन कौन सी हैं, तो जैसे मैं अगर बात करूं धूल है, जैसे अगर मैं बात करूं मिट्टी है, जैसे अगर मैं बात करूं कंकड़ है, जैसे मैं अगर बात करूं पशु के बाल हैं, ये क्या हैं, ये भौतिक अशुद्धियां हैं, इनको हम आंखों से देख सकते हैं। तो दूध में कौन कौन सी भौतिक अशुद्धियां होंगी, धूल है, मिट्टी है, कंकड़ है और बाल है। वहीं अगर मैं बात करूं दूध में पाई जाने वाली आंतरिक अशुद्धियां कौन कौन सी हैं, तो आंतरिक अशुद्धियों में आते हैं आपके जीवाणु। कौन से आते हैं, जीवाणु, या मैं कहूं सूक्ष्म जीव। दूध में जो हानिकारक सूक्ष्म जीव या जीवाणु पाए जाते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, उन्हें कहा जाता है आंतरिक अशुद्धि। और आपकी एनसीईआरटी में लास्ट में अगर आप देखोगे तो आपको एक प्रश्न भी पूछा गया है कि निम्न में से दूध में पाई जाने वाली
आंतरिक अशुद्धि है। तो आंतरिक अशुद्धि कौन सी है जो दूध के अंदर पाई जाती है? वो है जीवाणु या सूक्ष्म जीव। और ये कौन सी है? ये आपकी भौतिक अशुद्धि। ठीक है, क्लियर। अब आपको आता है स्वच्छ दूध उत्पादन। क्या आएगा? आपको आएगा स्वच्छ दूध उत्पादन कैसे करते हैं। स्वच्छ दूध उत्पादन, अब ये वैसे तो आप लोगों को ही पता होगा। अगर हमें स्वच्छ दूध का उत्पादन करना है तो हम कैसे करेंगे स्वच्छ दूध का उत्पादन? सभी को पता होगा। 3 नंबर का प्रश्न आएगा आपको, 1.5 नंबर का प्रश्न आएगा, 3 लाइनें लिखनी होंगी। अब कैसे करते हैं स्वच्छ दूध का उत्पादन? जनरली मैं आपको बता दूं, सबसे पहले तो अब क्या करेंगे, हम पशुशाला की सफाई रखते हैं। क्या रखते हैं? पशुशाला की सफाई। जहां भी हमारे पशुओं को बांधा जाता है उस स्थान को हम क्या रखते हैं? साफ रखते हैं। दूसरा, हम पशुओं की सफाई रखते हैं। पशुओं की क्या रखेंगे? सफाई। पशुओं की सफाई, अगर पशु से ही मिट्टी लिपटी हुई होगी तो दूध में भी मिट्टी आ जाएगी, तो हम पशुओं की सफाई रखेंगे। तीसरी, अगर हम बात करें, हम दुग्ध पात्रों की सफाई रखते हैं। क्या रखते हैं? दुग्ध पात्रों की भी सफाई रखते हैं। दुग्ध पात्रों को भी क्या रखेंगे? अपन साफ रखेंगे। और भी मैं अगर बात करूं तो ग्वाले, स्वच्छ ग्वाला, हम कह सकते हैं यहां स्वच्छ ग्वाला। अब स्वच्छ ग्वाला का मतलब क्या है? जो व्यक्ति दूध निकालता है वो भी कैसा होना चाहिए? वो भी स्वच्छ या साफ सुथरा होना चाहिए। आगे अगर मैं बात करूं, चारा, चारा भी कैसा होना चाहिए? स्वच्छ होना चाहिए। ऐसा नहीं है चारा हमने कहीं भी डाल दिया, चारे में गंदगी है, ऐसा चारा नहीं हो। आगे अगर मैं बात करूं, दूध दोहने की विधियां, दूध दोहने की विधि, ये सभी क्या है? ये सभी आपके स्वच्छ दूध उत्पादन के चरण हैं। आपसे प्रश्न पूछा जाएगा स्वच्छ दूध उत्पादन कैसे करते हैं, तो अब आप आसानी से ये पॉइंटों के नाम लिखोगे केवल। एक तो क्या लिखोगे? पशुशाला की सफाई। दूसरा क्या लिखोगे? पशुओं की सफाई। तीसरा क्या लिखोगे? दुग्ध पात्रों की सफाई। चौथा क्या लिखेंगे? स्वच्छ ग्वाला। पांचवा क्या लिखेंगे? स्वच्छ चारा। छठवां क्या लिखेंगे? दूध दोहने की विधियां। तो ये आपका क्या हो गया? स्वच्छ दूध उत्पादन हो गया। एक आपको आ सकता है स्वच्छ दूध उत्पादन का महत्व। अब स्वच्छ दूध उत्पादन का महत्व क्या है? तो जब हमारा दूध स्वच्छ होगा तो उसमें कोई भी अशुद्धि नहीं पाई जाएगी। पहली बात तो यह, दूध में कोई भी अशुद्धि नहीं पाई जाएगी। दूसरा, इस दूध से मनुष्य में कोई भी हानिकारक प्रभाव नहीं होगा। इस दूध से मनुष्य में कोई भी हानिकारक प्रभाव नहीं होगा। तीसरा, अगर हमारा दूध स्वच्छ है तो उसका मूल्य हमें क्या मिलेगा? ज्यादा मिलेगा। तो जब आपसे प्रश्न पूछा जाए कि स्वच्छ दूध उत्पादन का महत्व लिखिए, तो महत्व क्या होगा? पहला महत्व तो ये है कि दूध अशुद्धियों रहित होगा। दूसरा महत्व क्या होगा? दूसरा महत्व में दूध का ज्यादा क्या मिलेगा? मूल्य मिलेगा, ज्यादा कीमत मिलेगी। तीसरा महत्व क्या होगा? दूध के कोई भी हानिकारक प्रभाव नहीं होंगे। आप लोग नोट कर सकते हो ये सारी चीजें। तो ये प्रश्न भी आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है। ये हमारे पॉइंट हो गए क्लियर। आज की इस क्लास में मैंने क्या क्या बताया आपको? दूध के संगठन को प्रभावित करने वाले कारक, कैसीन की उपयोगिता, दूध के प्रकार, प्राकृतिक दूध और कृत्रिम दूध, और उसके बाद मैंने क्या चर्चा कर ली? स्वच्छ दूध उत्पादन के बारे में चर्चा कर ली। स्टूडेंट्स, इंतजार कीजिए नेक्स्ट क्लास का। और जब भी हम अगली क्लास में आएंगे तो नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे दूध परिरक्षण, दूध से संबंधित प्रमुख परीक्षण, जो कि काफी इंपोर्टेंट है और हमें एग्जाम में पूछे जाते हैं। तब तक के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए, वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। जब हमारी वीडियो अधिकतर लोगों के पास पहुंच जाएगी तब आपका तीसरा पार्ट रिलीज हो जाएगा। थैंक यू।